खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत। इस्तकबाल आप सभी का। 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया भर की बड़ी तमाम खबरें इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचती हैं और तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना होगा। जम्मू कश्मीर की थोड़ी देर में आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रखेंगे। जम्मू कश्मीर की सलामती के साथ साथ सियासत की भी बात होगी। कुछ बड़े बयान आए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के साथ मुल्क की बाकी रियासतों में क्या हलचल है, इंतखाबी रैलियां और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला, सियासी बयान और एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की कोशिश जारी है। एक अहम बयान थोड़ी देर में वज़ीर दाखिला का आपके सामने रखेंगे, लेकिन साथ साथ दीगर कुछ खबरें भी हैं जो इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा टॉप 5 की तरफ भी हमें जाना है। तो सबसे पहले वो 5 बड़ी खबरें जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जिन पर सुबह से आप नजर बनाए हुए हैं। और टॉप 5 में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन की, क्योंकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने जुमे को यानी 1 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में सिविल और पुलिस अजला की जो सरबराहान हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इसके अलावा एसएसपीज हैं, उनके साथ आला सतही मीटिंग तलब की है ताकि अगले साल अप्रैल मई में होने वाले जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, इनके लिए तैयारियों का जायजा लिया जा सके। इंतजामात क्या हैं, ये सारी चीजें पता चलेंगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के जरिए लोकसभा इंतखाबात के इंतजामात का ये पहला आला सतही इजलास होगा और इसमें जायजा लिया जाएगा। सीनियर अफसरान शामिल होंगे। पोलिंग से मुतल्लिक मजमूई इंतजामात की जिम्मेदारी जिन लोगों ने जिम्मेदारी लेनी है उनके साथ तबादला ख्याल होगा। और इस मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके अलावा वीवीपैट की ज़रूरियात के साथ नोडल अफसरान की तकर्री, अमले की तरबियत वगैरह पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 5 पार्लिमानी नशिस्तें हैं, जिनमें जम्मू, राजौरी, उधमपुर, डोडा, श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, कुपवारा और जनूबी कश्मीर में पुंछ शामिल भी है, जहां इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 और भारतीय जनता पार्टी के पास 2 नशिस्तें हैं। वहीं जरा ये भी बताता है कि खुसूसी समरी नजरसानी भी आखिरी मरहले में है और 8 जनवरी 2024 को ये लिस्ट आपके सामने आ सकती है, यानी 90 लाख के आसपास वोटर्स हो सकते हैं। इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। सबकी नजरें उस पर हैं, मगर उससे पहले ये अहम तरीन इजलास, क्या डायरेक्शंस इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से रहेगी, उस पर भी हम सबकी नजर रहेगी। ये तो एक खबर। दूसरी खबर जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है अतुल डल्लू को लेकर। मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत सन 1988 के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं IAS अतुल डल्लू को जम्मू कश्मीर में वापसी के लिए पिछले दिनों राह हमवार हुई थी, लेकिन आज बतौर चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर में मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता कल यानी 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक अरुण कुमार मेहता IAS 1988 बैच के रिटायरमेंट और इसके साथ साथ सेंट्रल डेपुटेशन से वापसी के नतीजे में अतुल डल्लू जो IAS ऑफिसर हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर और दिल्ली के अंदर खिदमात थी, चीफ सेक्रेटरी के तौर पर परसों से यानी 1 दिसंबर से जिम्मेदारी संभालेंगे। 2023 दिसंबर की पहली तारीख को वो चार्ज संभालेंगे और अगले अहकामात तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। मरकजी सरकार ने पिछले साल अतुल डल्लू को बॉर्डर मैनेजमेंट सेक्रेटरी के ओहदे पर मरकज में तैनात किया था, लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से ज़ायद अज़ 1 हफ्ता कबल जारी हुक्मनामे के मुताबिक मरकजी काबीना की तकर्री कमेटी ने उनकी जम्मू कश्मीर में वापस तैनाती को मंजूरी दी और वो महकमा सेहत और मेडिकल एजुकेशन में भी फाइनेंशियल कमिश्नर के ओहदे पर रह चुके हैं। महकमा ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अलावा दीगर कई खबरों में भी हमने आपको बताया है कि अतुल डल्लू के पास बड़ी जिम्मेदारियां रही, लेकिन 30 नवंबर के बाद यानी 1 दिसंबर को बतौर चीफ सेक्रेटरी वो जम्मू कश्मीर में जिम्मेदारी संभालेंगे। टॉप 5 में तीसरी खबर मौसम की, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर या फिर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर हिमालय बेल्ट के अंदर मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। इसका असर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी है। महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फ और बारिश की पेशनगोई के बीच कश्मीर सूबे में शबाना दर्जा हरारत में एक बार फिर से गिरावट दर्ज होने के साथ चिल्ला कलान जैसी सर्दी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के श्रीनगर की तर्जुमान के मुताबिक कश्मीर में आज यानी 29 और 30 नवंबर को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। साथ ही कश्मीर में 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक मौसम अबरालूद मगर खुश्क रहने का इम्कान है, जिसमें सर्दी कुछ ज्यादा पड़ सकती है। इसके अलावा 4 से 7 दिसंबर तक मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। साथ ही तर्जुमान महकमा मौसमियात श्रीनगर ने यह भी कहा कि 1 दिसंबर से कश्मीर के शबाना दर्जा हरारत में नुमायां बेहतरी भी मुतवक्के है, जिसके बाद इसमें एक बार फिर गिरावट दर्ज हो सकती है। इसके अलावा कश्मीर में 29 दिसंबर से विजिबिलिटी में भी बेहतरी होगी। साथ ही 29 और 30 नवंबर को जोजिला, मुगल रोड, सिंथन टॉप, दीगर पहाड़ी इलाकों में फिसलन की वजह से ट्रैफिक की नकलो अमल मुतासिर हो सकती है, लेकिन ये तब है जब बारिश और बर्फबारी। इस वक्त भी असर देखा जा रहा है, ठंड काफी ज्यादा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ता है, वहां पर आप आसानी से जा सकते हैं। टेम्परेचर में थोड़ी बेहतरी, लेकिन साथ साथ जम्मू के अंदर भी सुबह सुबह धुंध की वजह से नकलो अमल मुतासिर होती है, मगर
अब उसके बाद दिन में सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। चौथी खबर जम्मू से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जहां पर लेजेंड्स लीग क्रिकेट मैचों में शरीक जो मारूफ बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हैं उनके एजाज में असरानी की मेजबानी की एक टी पार्टी थी और क्रिकेट खिलाड़ियों से तबादला ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूरा मरकजी जेर इंतजाम खित्ता एमए स्टेडियम जम्मू में मुकाबलों का एहतमाम करने पर फख्र महसूस करता है। जम्मू में आप जानते हैं कि तकरीबन 1987-88 के बाद भारत और न्यूजीलैंड का जो मुकाबला हुआ था जो पूरा नहीं हो सका था, उस मुकाबले के बाद पहली मर्तबा लेजेंड्स लीग हुई। लेकिन ऐसे में खिलाड़ियों ने कल का छुट्टी का दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में गए, हाजिरी दी। इसके अलावा गोल्फ कोर्स में कुछ खिलाड़ी गए, सुरेश रैना जो कि सरहदी बेल्ट में गए, मंदिर में उन्होंने भी हाजिरी दी, खुसूसी पूजा पाठ की। लेकिन ऐसे में ये सभी खिलाड़ी जब जम्मू में हैं तो आज फिर से मेला सजने वाला है। थोड़ी देर बाद यानी 6:30 बजे दूसरा मुकाबला शुरू होगा, जहां पर भिलवाड़ा किंग्स इरफान पठान की मेजबानी में ग्राउंड पर उतरेंगे। उनके साथ पहला मुकाबला जीतने वाली रॉस टेलर की सरदन सुपरस्टार्स एक बार फिर मैदान में होगी, जो हरभजन सिंह की टीम को शिकस्त दे चुकी है। शायकीन का काफी ज्यादा रुख मैदान की तरफ या दिलचस्पी काफी ज्यादा, उससे ऐसा महसूस होता है कि ये सबसे बड़े और कामयाब टूर्नामेंट में से एक रहा है जिस पर सबकी नजरें। तो थोड़ी देर में आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपडेट देंगे। तमाम खिलाड़ी जो हैं वो एमए स्टेडियम में अब से कुछ देर पहले एंट्री कर चुके हैं। पांचवी खबर बात गजा से, क्योंकि गजा में 51 दिन हो चुके हैं जंग जारी होने के बीच नुकसान काफी ज्यादा रहा। लेकिन आज फिर से एक और फैसला हुआ कि 2 दिन मजीद तौसी कर दी जाएगी सीज फायर में, यानी फिलहाल बढ़ाने का फैसला लिया गया है, अवधि बढ़ा दी गई है सीज फायर की। अब शुक्रवार या जुमे के रोज फिर से अगला फैसला होगा। जो कतर अभी तक कोशिशें कर रहा था उसमें मस्बत कुछ कोशिशें हुई हैं। लेकिन जिनेवा में WHO की जो तर्जुमान है उन्होंने फिर से बयान जारी करके एक बार फिर से सबके होश उड़ा दिए। मार्गरेट हैरिस ने गजा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग में कहा कि अगर गजा पट्टी में सेहत और सफाई का निजाम बहाल ना हुआ, सिचुएशन इंप्रूव ना हुई तो गजा के लोग हमसे ज्यादा बीमारियों से मर सकते हैं। तर्जुमान की तरफ से यह भी कहा गया कि 7 अक्टूबर के बाद गजा में इजरायली हमले जारी हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम तर इंतजाम तबाह होकर रह गया है। जबकि अस्पतालों में हमलों की वजह से ईंधन समेत जो दूसरी तिब्बी जरूरियात थी उनकी किल्लत का भी बदतरीन सामना है। WHO की जो तर्जुमान है उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि सफाई की नाकस सूरत हाल की वजह से एक बार फिर से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लोगों ने इन्फेक्शन होने की शिकायतें जो हैं वो की हैं, जिसका मतलब है कि बदकिस्मती से लोग बीमार तो हो रहे हैं लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा और तबाह कुन सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। हजारों नहीं लाखों जिंदगियां इस वक्त तबाही के दहाने पर हैं। और WHO ये भी बताता है, पुष्टि करता है, कंफर्म कर रहा है कि बड़े अल-शिफा अस्पताल पर हमले को एक अलमिया करार दिया गया। इसके बाद कोई ऑप्शन बचा नहीं। इजरायली फोर्सेस के हाथों रवामा अस्पताल के डायरेक्टर समेत सीनियर डॉक्टर्स को हिरासत में लिए जाने पर भी तशवीश का इजहार किया गया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 44,000 गजा में डायरिया और 70,000 सांस के इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि केसेस की तादाद अभी ज्यादा होने का खदशा है। रिपोर्ट से भी बताती हैं कि 2.3 मिलियन आबादी, जिसमें निस्बत तादाद बच्चों की तकरीबन 11.5-12 लाख बनती है, जो इस वक्त पीने के साफ पानी से महरूम है। तो ये हालात हैं। 51 दिन अभी तक हो चुके हैं, लेकिन सीज फायर से थोड़ी सी राहत लोगों को है, मगर बीमारियां इस पूरे खित्ते के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर आने वाले दिनों में एक बड़ी परेशानी, बड़ी कठिनाई पैदा कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ये तो टॉप 5 थी, 5 बड़ी खबरें थी। यहां से आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला यानी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बड़ा बयान आज दिया गया और एक बार फिर से उन खदशात को दूर करने की कोशिश हुई कि CAA जो कानून नाफिज करने की बात हो रही थी, शहरियत तरमीमी कानून जिसको आप कहते हैं, वो हर हाल में किया जाएगा और कहा कि इसे कोई नहीं रोक सकता। दरअसल कलकत्ता के अंदर वेस्ट बंगाल में पार्टी की वर्कर्स रैली के साथ अमित शाह खिताब कर रहे थे और कहा कि पार्टी की लोकसभा मुहिम शुरू करने के लिए यहाँ एक बड़ी रैली से जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुशामद, दरअंदाजी, बदनवानी, सियासी तशद्दुद के मसाइल पर शदीद हमला न सिर्फ करने की जरूरत है बल्कि काम भी होगा और ये बीजेपी ही कर सकती है। कहते हैं कि लोगों से अपील करना न सिर्फ वक्त की जरूरत है बल्कि उनकी हुकूमत को निकाल दें अगर अगली बार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी मुंतखब करें या फिर इसके अलावा साथ साथ लोकसभा इंतखाबात में उनको मौका मिलता है तो इससे बड़ा उनके लिए कोई अवसर नहीं होगा, कोई मौका नहीं होगा कि उनको तमाम तर वो मौके फराहम किए जाएंगे जो हुकूमत उनके साथ वादा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा बयान सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो हुकूमत ने लाया, फिर उसके बाद कानून बना। इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि
शहरियत तरमीमी कानून जो है, जिसको हर हाल में हुकूमत की जानिब से नाफिज किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ये सब बयानात उस वक्त सामने आ रहे हैं जब आप देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला की तरफ से पिछले दिनों भी एक रैली के दौरान कहा गया कि कानून को, या जो शहरियत तरमीमी कानून है, इसके मुतल्लिक जो भी इकदामात उठाने हैं या कोशिशें करनी थी वो हुकूमती सतह पर की गई है। और अगर कोई ये कहता है कि इस कानून को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा तो फिर उसकी भी मुल्क के अंदर खैर नहीं है, क्योंकि वो मुल्क और आइन के खिलाफ काम कर रहा है। कानून पर बड़ा बयान, जिसमें एक बार फिर से रैली में चूंकि बड़ी तादाद में लोग थे और टर्न आउट अच्छा था, वज़ीर दाखिला की तरफ से कहा गया कि जो नाक़िस सूरत हाल इस वक्त है या अमन कानून की सूरत हाल पर इस वक्त जो सवाल वो उठा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत की वजह से है। और उनके मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि अवाम के मिजाज के मुताबिक काम होना चाहिए, लेकिन इंतखाबात में रियासत के अंदर जो कुछ कहा जाता है वो ममता बनर्जी की हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, असेंबली इंतखाबात में इसकी जीत की बुनियाद उनके मुताबिक आने वाले वक्त में जो अब हम लोकसभा इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, वो सारे इकदाम जो हम उठा रहे हैं वो एक बेहतर रिजल्ट की तरफ ले जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो ये कानून है अभी तक ज़ेर इल्तिवा है, क्योंकि कानून के खिलाफ अपोजिशन के सख्त मौक़िफ़ के दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने अभी तक अपने कवायद वज़े नहीं किए, लिहाजा इस पर फ़िलहाल हमें इंतज़ार करना होगा। कर जाता हूं, ममता, आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। ये सुना जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, यानी जो शहरियत तरमीमी कानून है उसके मुतालिक हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और 2024 आने से पहले किस तरफ हम जा रहे हैं या फिर हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, वो बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई हैं वज़ीर दाखिला के इस बयान के साथ ही। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के मुतालिक, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज एक बड़ा ऑक्शन शुरू होने जा रहा है। और ये ऑक्शन उस वक्त शुरू होने जा रहा है जब जम्मू कश्मीर पर भी सबकी नजरें हैं और मदनियात की नीलामी का अमल 6 बजे शुरू हो जाएगा। आपको बताते चलें कि अहम स्ट्रेटेजिक जो मदनी ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी होगी। 20 ब्लॉक्स पूरे मुल्क के अंदर, और रियासी का सलाल गांव भी इस लिस्ट में है जो आज इन ब्लॉक्स की नीलामी में शामिल किया गया है। अहम शोबों और दिफा में इस्तेमाल होने वाले मादनियात की नीलामी के पहले मरहले का आगाज 6 बजे हो जाएगा। नीलामी मुल्क भर के अहम शोबों और दिफा में इस्तेमाल होने वाले 20 ब्लॉक्स के लिए की जाएगी। ये पहल संगे मील की हैसियत रखती है, जिससे मुल्क की मईशत को फ़रोग हासिल होगा और कौमी सलामती में इजाफा होगा। साफ सुथरी तवानाई के मुस्तकबिल की तश्कील में भी मदद मिलेगी। कोयले और कानून के वजीर प्रहलाद जोशी इन अहम मदनियात की नीलामी के अब तक के सबसे पहले अमल का आगाज करेंगे। और मदनियात की वजारत की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया कि नीलामी 2 मराहिल में होगी, 2 फेसेस पर मुश्तमिल है, एक शफाफ तर्ज अमल है
ऑनलाइन भी कराई जाएगी और इस सिलसिले में मदनियात की सबसे ज्यादा कीमत लगाने वाली कंपनी को अहल समझा जाएगा। अहम मदनियात की ज़रूरत मुख्तलिफ शोबों में होती है, जिनमें काबिल तजदीद तवानाई है, दिफा है, ज़राअत है, दवा साजी, आला टेक्नोलॉजी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली मुवासलात और ट्रांसपोर्ट के शोबे शामिल हैं। भारत ने यह अज़्म किया हुआ है कि वो 2030 तक अपने मजमूई बिजली का 50% हिस्सा गैर रिवायती वसाइल से हासिल करने लगेगा। तवानाई की तरसील के इस तरह के जो मनसूबे हैं उसका मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग, हवाई और शमसी तवानाई के प्रोजेक्टों नीज बैटरी स्टोरेज निज़ाम में इजाफे के पेश नज़र इसको तय किया गया है, जिनकी बुनियाद पर अहम मदनियात की मांग में भी इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस साल के शुरू में ही जम्मू के रियासी जिले में जहां तस्दीक की थी कि यहाँ तकरीबन 5.9 मिलियन टन लिथियम जो कि दरियाफ्त हुआ है। ये वसाइल की जहां तक बात होती है तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे महंगी और पूरे साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ी इस तरह की कोई खदान थी, जहां पर कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के साथ ही एक तरफ प्रोजेक्ट भी कंप्लीट, जो रेलवे का मंसूबा हाथ में, लेकिन साथ साथ सबकी नजरें इस पर है। और जो अथॉरिटीज की तरफ से जानकारी दी गई है कि तकरीबन जो लिथियम के जखायर हैं 18,913 कनाल और 17 मरले के रकबे में फैले हुए हैं, जिनमें तकरीबन 3,929 कनाल प्राइवेट अराजी है, 269 कनाल और 7 मरला रियासी में जो स्टेट लैंड आती है, जो रियासती ज़मीन है वो 14,715 कनाल और 10 मरला जंगलाती ज़मीन है। और रिहाइश के हवाले से 326 खानदान हैं, 431 ढांचे हैं, 418 रिहायशी ढांचे इनमें शामिल हैं। कानकुनी की वजारत के मुताबिक 6 बजे के आसपास, यानी आपसे थोड़ी देर बाद आप इस नीलामी को होते हुए देखेंगे। और पूरे मुल्क के अंदर जब ये नीलामी का अमल शुरू होगा तो कुछ बड़ी कंपनियों की तरफ से, जिनमें कहा जाता है कि अंबानी और अडानी ग्रुप भी शामिल हैं, उन कंपनियों ने भी इसमें ठीक ठाक पैसा लगाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च करने के लिए सोचेगा, दिलचस्पी तो सबने जाहिर की है, लेकिन ये लिथियम समेत तमाम ये जो बड़ी कानकुनी के वसाइल हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि नीलामी का अमल थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ शोबे हैं, जो स्ट्रेटेजिक शोबे हैं, दिफा का शोबा है, इसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। जब कंपनियां इस पर बोली लगेगी तो पैसा खर्च करेंगे, तब सारी चीजें बहुत हद तक साफ हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, बात जरा सियासत की भी करते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी मुख्तलिफ सियासी जमातें, अभी इंतखाबात का पता नहीं कब होंगे, लेकिन अपनी मुहिम को तेज कर रही हैं। और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, डीपीएपी समेत कई पार्टियां इस वक्त इंक्लूडिंग बीजेपी सरगर्म हैं, तो वहीं थोड़ी देर पहले महबूबा मुफ्ती शोपियां के अंदर आज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नाम लिए बगैर एक बार फिर से बरसती हुई नजर आए। बीजेपी जम्मू कश्मीर में हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का संगीन इल्जाम कि 1996 में भी वादा किया गया था, लेकिन वो वादा भी वफा नहीं हुआ। कश्मीरियों को शक की निगाह से मरकजी हुकूमत देख रही है और बंदूक की नोक पर खौफ पैदा करने की जो कोशिशें हुई हैं, इससे कोई डरने वाला नहीं। इतना ही नहीं, अपने वालिद के जब वो दाखिला वजारत में थे और साथ साथ खुद जब वो वज़ीर आला रहीं, उनने जम्मू कश्मीर के नामसाइद हालात को ठीक करने और अमन कानून की सूरत हाल के साथ साथ मकामी शहरियों के लिए हर तरह के रास्ते आसान हो, उनके मुताबिक उनने तमाम कोशिशें की। लेकिन आज जो हो रहा है, ऐसा दौर महबूबा मुफ्ती के मुताबिक कभी नहीं देखा। लेकिन उनका यह भी मानना है कि शायद हुकूमत मौजूदा वक्त में लोगों से शायद खौफजदा है। नतीजा उसका यह है कि बंदूक की नोक पर लोगों को खामोश कराने की कोशिश, हवाला दिया जा रहा था गांदरबल वाक़े का, साथ साथ बाकी इंसिडेंट्स भी। महबूबा मुफ्ती ने नाम लिए बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 96 की गवर्नमेंट की तरफ भी इशारा किया कि ऑटोनॉमी समेत कई वादे किए गए, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं हो सके। और मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है, ये उसका भी नतीजा, साथ साथ बीजेपी और मरकजी हुकूमत पर भी निशाना साधती हुई नजर आई। महबूबा मुफ्ती बैक टू बैक 2 बड़े बयान आपको सुनाते हैं। जख्म 7 वरी वो कुर्बानी दिवान, खून दिवान, अत गो
गोस का इजाला बनो इज्जत गोस रोजो यार सानी टोपी गोस इज्जत रोजो इस मैंने बेनी हिंदे पूछ गोस इज्जत रोजो ये उसका मकसद मगर बात क्या गो तम साथ ये जमात आई तिमन बाशो मसले कश्मीर करम ने इस अडानवी से हल किया सु करम ने इस ये भी चीज से हल किया सु करम इस हल पोर्टल लागू से क्या पोंस पोर्टल लागू दोनों ये करम इस हल टास्क फोर्स से क्या पोंस दोनों ये करम इस हल इक्वानियम से इक्वानियम इस टाइम में रात के बिजनेस दर्ज करने शो यार मखलूक ना सो इंशाल्लाह सूल समेत हम वापस जिंदगी और के साथ मगर तेल के इस मनी यूज खोजन आन अगर इस कशिर एस नशाशत कन नशवई बंदूक माशवास में तेल के इस तुम खोजन चाहिए नारी वारी वजह से तब मैं मतलब को बीजेपी को मैं बताना चाहती हूँ आप कितने भी दावा करो आप दिल में चाहते जानते हो आप नाकाम हो गए हो जम्मू कश्मीर में इसीलिए डर लगता है हमारे कश्मीरी फिरन से भी डरते हो अगर हमारा कोई नौजवान खेल के लिए ताली बजाता है उससे भी डर लगता है हमारा बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है इससे भी डरते हो हर चीज से डरते हो क्योंकि आप नाकाम हो गए हो आज तो आप पैगाम दीजिए ये कमाट कैसे हो अल्लाह ताला चुन गवाह हिंदुस्तान में यह सरकार ते आए सब आज तक पाने कदमन तल कत बात करने क्या चलान मोन मोल होम मिनिस्टर तमिस को जुलम तम साथ मैंने लक्चर सिस्टर से तम साथ वाक़ा गो मगर तम साथ हुरियत वाल दिल्ली में जेलन मज मुफ्ती साहब सोच तमन शेच दमे बासो कोश बेचो दाद वह सीट टेबलस पे बंदूक थे बंद ये छो आजादी वराय ये अटानवी छो मुफ्ती मोहम्मद सईद वो पी सिंह मगर तम साथ तिम अलायदगी पसंद यह ख्याल कि अस बंदूक अथस मज हेको बंदूक सती सोरी हासिल कर दोयम वक्त ये कासिद वजीर आला कन्या चलान दोस रातस बंकरन पुलिस स्टेशन पे मे ओन सोरे हिंदुस्तानिक मिनिस्टर हुरियत बात नहीं दरवाजा तल पांति लिश में चिट मिसे कत करो अगर मैं कत करो कहो प्याल चाहिए दबी के अश तस लगे अशन कथी करे दरवाज कर बंद क्या तम साथ बासान अलायदगी पसंदन अश अथस मज कई अस गज अमे सद हासिल इथे कन आज बीजेपी बासान ताकतवर ताकत किस बलबूतस पर कोशिश जियर करे मगर मैं बीजेपी वालों को बताना चाहती हूँ ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा होता तो आपके दिल में कश्मीरियों को लेके इतना डर इतना खौफ क्यों जो गलती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की वैसा ही बीजेपी कर रही है महबूबा मुफ्ती का ये संगीन इल्जाम शोपिया ज़ैनपुरा के अंदर जहां पर पार्टी वर्कर्स के इस कन्वेंशन से जहां पर लोगों की बड़ी तादाद उनको सुन रही थी और साथ ही साथ टास्क फोर्स कोटा का हवाला देते हुए बगैर नाम लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को भी एक बार फिर से टारगेट करने की कोशिश की यानी जो बार बार हम आपको बता रहे थे कि एक दरार बनती हुई या दोनों पार्टियों में या गुपकार के अंदर ही जो एक गैप क्रिएट हुआ है जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद एक टेबल पर बैठते हुए नजर नहीं आते कहने को तो सब कुछ है लेकिन जब हकीकत हमारे सामने है तो वो सूरत हाल एक बार फिर से इस बयान से वाज़ेह हो जाती है इसलिए हम आपको बार बार ये खबर बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में दूरियां क्यों हैं बहरहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी है।